नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक ही लगातार कमेंट आ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट का कि मेरा जनरल में इतना रैंक है, मेरा कैटेगरी में इतना रैंक है, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। कितना रैंक तक आपका है जनरल में और कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, और कितना रैंक तक है तो आप एक उम्मीद कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, और क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका रैंक बहुत अच्छा है, फिर भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका रैंक अच्छा नहीं है, फिर भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो इसका जो है क्या वजह है, वो चीज़ें हम आप सभी को एनालाइज करके बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कितना रैंक तक है आपका, तो आप अपने आप को कन्फर्म समझेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है वो रजिस्ट्रेशन होगा और कॉलेज चॉइस होगा। जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आने वाला है वो आपके कॉलेज चॉइस पर ही डिपेंड करेगा। तो कॉलेज चॉइस जो है मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाएगा कॉलेज अलॉटमेंट में। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा उसके लिए मुख्य भूमिका निभाएगा कौन, तो कॉलेज चॉइस। तो कॉलेज चॉइस कैसे क्या करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कट ऑफ को लेकर, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना तक आप सुरक्षित हैं। आप सभी को मालूम है कि 306 जो है टोटल कॉलेज है, जिसमें कि 30,700 सीटें हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज 59 है, जिसमें कि 9100 सीटें हैं, और 247 प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें कि 21,600 सीट है। अब हम बात करेंगे केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में 9100 सीटें हैं। तो इसमें जो है कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी में जो है सीटें बांटी जाएगी। आप सभी को पता है बिहार सरकार के नियमानुसार जो है आरक्षण जो है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलता है। उसी प्रकार से जितना टोटल सीट है उसका जो है आरक्षण सभी स्टूडेंट को मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसी वजह से कैटेगरी वाइज रैंक भी दिया गया है आपको, ताकि आपको अपने कैटेगरी से आरक्षण का लाभ मिल सकेंगे। तो बात कर लेते हैं कैटेगरी में कितना रैंक तक जा सकता है और जनरल में कितना तक जा सकता है। अगर 9100 सीट है, अगर हम बात करेंगे जनरल का, तो यहाँ पर जो है जनरल को 40% सीटें आरक्षित है। तो 40% सीटें आरक्षित है, तो 40% कितना हो जाएगा 9100 का, तो 3640 हो जाएगा। 3640 जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है, किसके लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए। अगर आपका जो है जनरल कैटेगरी से 3640 या फिर के 3700 या 4000 तक रैंक है, तो आप अपने आप को 100% सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर 4000 तक रैंक है या 3640 तक रैंक है तो आप 100% सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रैंक रहने के बावजूद भी अगर आप गलत तरीके से कॉलेज का चयन करेंगे, चॉइस करेंगे, तो आपको अच्छा रैंक रहने के बावजूद भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। क्यों अलॉट नहीं होगा वो चीज़ें आपको आगे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर इससे ज़्यादा रैंक है, मान लीजिए कि 3000 के अलावे जो है 5000 है, 6000 है, 7000 जनरल में रैंक है, या फिर 8000, 10000, 15000 रैंक है, 20000 रैंक है, तब क्या कॉलेज अलॉट नहीं होगा गवर्नमेंट। तो यहाँ पर समझ लीजिए, अगर जनरल में जो है 15000 तक रैंक है, यानी कि 3640 से प्लस होकर के 15000 तक आपका रैंक है, तो आप संभावना उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि 4000 से लेकर 15000 तक आपका रैंक है जनरल में, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है। अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, संभावना को हम कैसे जो है कन्फर्म करेंगे, उसके लिए भी हम आपको आगे बताएंगे। जो मुख्य फैक्टर हैं जो प्रभावित करेगा आपके कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को, ठीक है। तो 15000 तक जो है आप उम्मीद कर सकते हैं, 15000 तक है तो कॉलेज अलॉट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको इसमें से कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो चांस धीरे धीरे बढ़ करके 15000 तक जा सकता है।
उसी तरीके से बीसी की बात करेंगे, अगर 12% सीटें आरक्षित है तो 9100 का 12% हो जाएगा 1092। 1092 या 1100 तक आपका रैंक है बीसी कैटेगरी से तो 100% है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन कॉलेज चॉइस पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो आपको आगे बताएंगे। अगर आप ईबीसी कैंडिडेट हैं, तो इसको 18% सीटें आरक्षित है, यानी कि 9100 का 18% 1638 हो जाएगा। आपका जो अगर 1700 तक रैंक है तो आपको 100% है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बात वही है कि कॉलेज चॉइस आपको सही से करना है। उसी तरीके से बीसी की बात करें, मैक्सिमम कितना तक रहेगा तो अलॉट हो सकता है, तो यहाँ पर 4500 या 5000 रैंक, 5000 रैंक या 4500 तक आपका रैंक है बीसी कैटेगरी से। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसके अंदर है तब तो अलॉट होना ही है। लेकिन अगर 4500 तक है, 5000 तक है, तो आपका संभावना है कि गवर्नमेंट कॉलेज कैटेगरी से अलॉट हो सकता है। इस बात को ख्याल रखिए। अब हो सकता है, संभावना है, तो संभावना को कैसे बदलेंगे, हम कन्फर्म कैसे करेंगे, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे लास्ट में। उसी तरीके से ईबीसी की बात करेंगे, इतना तक रैंक है तो कन्फर्म अलॉट हो ही जाएगा। अगर 6500 तक है, मैक्सिमम 6500 तक है, कह सकते हैं 7000 भी है तो भी है, आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, संभावना है। इसके अलावा एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 16% इसको सीट आरक्षित मिला हुआ है, तो 9100 का 16% हो जाएगा 1456। यहाँ तक है या 1500 तक रैंक है एससी कैटेगरी में तो कन्फर्म है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 5500 या फिर कहेंगे तो 6000 तक भी आपका रैंक है तो भी चांस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्या क्या सावधानियां होगा इसके लिए आगे हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से एसटी कैंडिडेट के लिए 1% सीटें आरक्षित है, मात्र 1%, यानी कि 91 गो सीटें हैं पूरे गवर्नमेंट कॉलेज में, पूरे बिहार में। ठीक है, पूरे बिहार में आप कहीं भी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, कहीं भी। तो यहाँ पर जो है 91 गो क्या है सीट है, तो 91 गो सीट पर ही एडमिशन मिलेगा आरक्षण से। 91 तक जिसका रैंक है उसको कन्फर्म है सीट अलॉट हो जाएगा, या 100 तक भी है तो भी हो जाएगा। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 350 या 400 के आसपास भी है तो भी चांस है। बात करेंगे हैंडीकैप के लिए, दिव्यांग के लिए, तो यहाँ पर जो है 455 तक अगर आपका रैंक है दिव्यांग कैंडिडेट से कैटेगरी में तो 100% है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मैक्सिमम की बात करेंगे तो 1500 लेकर के चलेंगे या 2000 तक जा सकते हैं, तो आप आशा लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं अलॉट हो सकता है। इसी तरीके से WBC जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए 3% सीटें आरक्षित है, यानी कि 273 सीटें होता है। 273 तक जिसका रैंक बनता है कन्फर्म है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कुछ सावधानियां आप सभी को रखनी है, जिससे कि ये तो हुआ कन्फर्म है, हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉलेज चॉइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गलती से करेंगे, मतलब कॉलेज चॉइस में गलती करेंगे, तो वो सावधानियां बरतनी है। और मैक्सिमम अगर आपका इतना तक रैंक आता है इस कैटेगरी से तो चांस है, आपको संभावना है कॉलेज अलॉट हो सकता है। आप बात करते हैं कि 15000 तक क्यों हम बोले हैं, क्यों जा सकता है 15000 तक, ये जो है BC 4500 तक क्यों जा सकता है जबकि सीटें 1092 ही है। उसी तरीके से 6500, 5500, 350, 1500, 900 ये क्यों जा सकता है उसको अब समझते हैं। तो कुछ फैक्टर है जिसको हम यहाँ पर एनालाइज किए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक EWS कैंडिडेट का जो है 10% सीटें आरक्षित है, यहाँ पर EWS छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ पर EWS होगा एक 10% सीटें आरक्षित है, तो इसका हो जाएगा कितना 910 सीटें। 910 तक आप कंफर्म मानेंगे, और यहाँ पर जो है 3600 या 4000 तक जो है आप इसको लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, 3600 के आसपास, 3500 के आसपास, 3000, 4000 तक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो EWS को 10% सीटें आरक्षित है, यानी कि 910 सीटें हो जाएगा। तो एडमिशन जो होगा यहाँ पर आरक्षण से तो 910 सीटों पर ही होगा। अब जो है इन्हीं सब सीटों में से SMQ के लिए भी 5% काटा जाएगा। ठीक है,
5% जो होगा काटा जाएगा। इसके अलावे जो होगा, जो ये दिव्यांग कैंडिडेट हैं, तो ये जो है 455 सीटें जो है ये जो है इसी में से काटा जाएगा। तो SMQ के लिए और PH कैंडिडेट के लिए इसी में से सीट काट करके निकाला जाएगा। तो सीटें जो है इसमें से भी घटेगा, ठीक है। उसी तरीके से 910 सीटों पर ही यहाँ पर एडमिशन होगा EWS कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ तक है आपका तो कन्फर्म है, अलॉट हो जाएगा। और यहाँ पर हम मैक्सिमम क्या लिए कि 4000 भी है या 3000 भी है आपका रैंक, तो भी जो है आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो यहाँ पर जो है पहला कारण हम लिए हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे नज़र में है, मेरा जो है खुद हम उसका कॉलेज चॉइस फिलिंग किए हुए हैं बीएड में। वो DLED में भी एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, प्रवेश परीक्षा भी दिए हुए हैं, रिजल्ट भी आया हुआ है, रैंक भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो बीएड में एडमिशन ले चुके हैं। तो जो रिजल्ट अभी आया है DLED स्कोर कार्ड जो आया है, इसमें 25% या 20% के आसपास ऐसे स्टूडेंट हैं, 20 से 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड में भी अप्लाई किए थे और DLED में भी अप्लाई किए थे। लेकिन इसमें से कह सकते हैं 10% 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड में एडमिशन ले लिए हैं, और वही स्टूडेंट DLED में भी टॉप पोजीशन पर हैं, अच्छे रैंक पर लाए हुए हैं। तो जो अच्छे रैंक पर हैं, वो टॉप पोजीशन पर हैं, वो अच्छे स्टूडेंट होंगे, निश्चित रूप से वो जो है कह सकते हैं जनरल कंपटीशन का तैयारी भी किए होंगे, तभी जो है वो अच्छा रैंक ला पाए हैं, और वो बीएड में एडमिशन भी ले चुके हैं। तो मेरा खुद का जो है घर का एक स्टूडेंट है जो बीएड में एडमिशन ले लिया है, और रैंक की बात करेंगे तो 2-2.5 हज़ार के आसपास है। लेकिन एडमिशन उसको जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, मतलब कि अर्ध सरकारी कॉलेज जो होता है बीएड का, उसमें हो गया है। तो सोच सकते हैं उसमें भी उसका 3000 के आसपास रैंक था, फिर भी कॉलेज अलॉट हो गया है। तो ये जो है कह सकते हैं वेरिएशन करता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीएड में एडमिशन ले लिए होंगे, जो इसके अंदर होंगे। ऐसे में क्या होगा, जो स्टूडेंट बीएड में एडमिशन ले लिए हैं और वो बाहर जाएंगे, नहीं लेंगे एडमिशन, तो अगले राउंड में क्या होगा, अगले राउंड में क्या होगा कि उसको जो है यहाँ पर जो नीचे का स्टूडेंट है, जो मान लीजिए 1000 रैंक पर है या 2000 रैंक पर है या 3000 रैंक पर है या 4000 रैंक पर है, इसको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके अलावे भी और सारे कारण हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हो सकता है कि इस तरीके से जो है स्टूडेंट खाली होता जाएगा और यहाँ पर नीचे के स्टूडेंट को चांस मिलता जाएगा। तो ये आपका पहला कारण हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है होगा वो बीएड में एडमिशन ले लिया होगा। और दूसरा कारण ये होगा कि कॉलेज अलॉट जो होगा उसके लिए जो है मतलब कि कोई किसी को जनरल कैटेगरी से अलॉट हो जाएगा, तो किसी को अपनी कैटेगरी से अलॉट हो जाएगा। तो दूसरे कैटेगरी का जो स्टूडेंट होगा उसको लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट को आप सभी समझिएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये है, जैसे कि मान लीजिए कि हम जो है 3000 जो है ये मेरा रैंक है ईबीसी में, ठीक है, और 8000 रैंक है मेरा जनरल में, ठीक है। अगर जो है यहाँ पर बात करें ईबीसी को देखेंगे तो 18% सीटें आरक्षित है, तो 1638 सीट है। तो हमको जनरल से बहुत कम चांस होगा कि जो हमको सीट अलॉट हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरल से अगर बात करेंगे तो जनरल में जो है यहाँ पर 3640 है, जनरल से भी चांस है, जनरल से भी चांस है, 3640 सीट है। और उसी तरीके से अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी में 1638 सीट है। तो कैटेगरी में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जनरल से जो है यहाँ पर इतना रैंक पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। क्योंकि जनरल से हम नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन कैटेगरी से हमको दूरी पड़ रहा है। तो जहाँ से ज़्यादा चांस बनेगा हमको कैटेगरी से हो या फिर जनरल से हो, जिससे चांस बनेगा उससे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि हम कॉलेज चॉइस कैसे करते हैं। कहने का मतलब कॉलेज चॉइस भी आपका डिपेंड करेगा। तो एक तो ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कैटेगरी से अलॉट हो गया, तो जनरल वाले स्टूडेंट जो नीचे के स्टूडेंट होंगे तो वो यहाँ कैटेगरी से निकल जाएंगे। तो जो जनरल के स्टूडेंट होंगे उनको चांस बनेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको जनरल से सीट अलॉट हो जाएगा, जिसको जनरल से सीट मान लीजिए अगर हमको जनरल से सीट अलॉट हो गया तो मेरा तो ये हम तो कैटेगरी से एडमिशन लेंगे नहीं अब,
जब हम कैटेगरी से एडमिशन नहीं लेंगे तो जो मेरे नीचे का स्टूडेंट है उसको क्या बनेगा, उसको जो है चांस थोड़ा ज़्यादा बनेगा कि उसको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट का। तीसरा पॉइंट आपका कॉलेज चॉइस है। कॉलेज चॉइस बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं ये फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए कि मेरे ज़िले में या सहरसा में या मधेपुरा में 2 कॉलेज है, मधेपुरा में एक पीटीसी है, एक डायट है, तो यहाँ पर जो है 150 सीटें हैं, 300 या फिर 200 करके 400 सीटें हैं। और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एक ही कॉलेज है और वहाँ पर 85 गो सीट है। अगर हमको 10 गो कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन मिला, हम क्या किए कि जहाँ पर 50 गो सीट है या 100 सीट है, हम इसी को जो है 10 गो कॉलेज चॉइस कर लिए, तो क्या होगा, हम तो 500 कॉलेज पर 500 सीट पर दावा किए या तो 1000 सीट पर दावा किए। समझने वाली बात है, या तो हम 500 सीट पर दावा किए या तो हम 1000 सीट पर दावा किए। अगर हम 10 कॉलेज को चॉइस किए जहाँ पर 50 से लेकर 100 तक सीट है, तो यहाँ पर 500 से लेकर के 1000 सीट पर हमने दावा किया। अब मेरा रैंक जो है उस हिसाब से कहे तो अच्छा नहीं है या अच्छा है भी, तो कॉलेज चॉइस जो किए हैं वो उसमें कम सीट पकड़ा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 250 सीट हैं, ठीक है, 200 करके सीट है। तो अगर मान लीजिए कि हम 10 कॉलेज को चॉइस करेंगे लेकिन 200 से लेकर 250 सीट जिसमें है उसको हम चॉइस करेंगे, तो 200 मान करके चलते हैं, तो मेरा क्या हो गया कि 2000 सीट पर हमने दावा किया और मेरे ही आसपास के रैंक वाले स्टूडेंट 500 सीट पर दावा किया। लेकिन हम क्या किए, स्मार्ट दिमाग लगाए, कॉलेज को एनालाइज किए, कहाँ पर कितनी सीटें हैं, उस कॉलेज को कितना चांस है कि कंपटीशन बढ़ेगा, उसको कितना चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस करेगा। इन सब बातों को एनालाइज करेंगे हम। एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉलेज को सेलेक्ट करके रखेंगे कि हमको चॉइस करते समय ये कॉलेज देना है, हमको चॉइस करते समय वो कॉलेज देना है। तो इन सब डेटा को हम एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, तो जो कॉलेज लिस्ट का PDF है उसे आप डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि आपके ज़िले में कौन कौन सा सरकारी कॉलेज है और उसमें कितना सीट है, और जो नज़दीकी ज़िले का कॉलेज है उसमें कितना सीट है। तो ये काम जो है हर स्टूडेंट को करना है, हर स्टूडेंट को एनालाइज करना है। अगर आप इस एनालिसिस को अच्छे तरीके से करते हैं तो चांस है कि आपका अच्छा रैंक नहीं भी है तो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बताएं, अगर हम बात करेंगे 1092 है EBC कैटेगरी से तो अलॉट हो जाएगा, लेकिन जिसका 4500 के आसपास है, ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद ही जो है कॉलेज को चॉइस करेंगे। और जो अच्छे रैंक पर हैं उसको भी एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हम जो है एक और उदाहरण हम आपको देते हैं, ये तीसरा फैक्टर होगा। मान लीजिए कि हम मधेपुरा के सरकारी कॉलेज को चॉइस कर ले, यहाँ पर कितना सीट है, मान लेते हैं 300 सीट है, ठीक है। और यही हम पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया में मान लेते हैं कि वहाँ पर जो है 500 सीट है, या फिर हम मुजफ्फरपुर की बात कर लेते हैं, वहाँ पर मान लेते हैं कि 900 सीट है। मुजफ्फरपुर में 900 सीट है, मधेपुरा में 300 सीट है। लेकिन मधेपुरा में हो सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा हो, क्योंकि सुपौल में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, अररिया में भी है तो हो सकता है कि कम में हो सीट वहाँ पर, और सहरसा का भी स्टूडेंट मधेपुरा ही आता है। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो सभी स्टूडेंट तो इसको चॉइस करेगा ही, अपने एरिया का कॉलेज है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन हाई हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर का स्टूडेंट तो चॉइस करेगा, वहाँ पर सरकारी कॉलेज की संख्या अधिक है, 4 गो सरकारी कॉलेज है। तो ऐसे में क्या होगा, चॉइस करेगा, लेकिन सीट ज़्यादा रहने के बावजूद भी ज़्यादा चॉइस भी होता है तो भी कंपटीशन उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से एनालाइज करना होगा, सभी स्टूडेंट को एनालाइज करना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको कॉलेज आवंटित करवा सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले अपने ज़िले के कॉलेज को चॉइस करेंगे जिसका बहुत अच्छा रैंक है, इतना तक रैंक है आपकी कैटेगरी में, तो मनपसंद जो कॉलेज मन में आता है वो सेलेक्ट कीजिए। लेकिन पहले अपने ज़िले के कॉलेज को, उसके बाद आसपास के ज़िले के कॉलेज को, उसके बाद किसी अन्य ज़िले के कॉलेज को, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस कीजिए अगर आपका इतना के अंदर रैंक है आपके कैटेगरी में। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जिसका इतना तक रैंक बनता है
इतना तक रैंक बनता है कैटेगरी में और जनरल में भी। तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों चॉइस कीजिए। जैसे कि हम अपना बताएं कि मेरा जनरल में 8000 है और कैटेगरी में मेरा 3000 है, तो हम तो कैटेगरी रैंक से थोड़ा बाहर हो रहे हैं और जनरल रैंक से भी थोड़ा सा बाहर हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, 50% गवर्नमेंट को चॉइस करेंगे या 50% प्राइवेट कॉलेज चॉइस करेंगे। लेकिन हमको मेरा मन है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे, ज़्यादा चांस है। तो हम क्या करेंगे कि 70% जो है हम गवर्नमेंट कॉलेज को चॉइस करेंगे और यहाँ पर 30% जो है प्राइवेट कॉलेज को चॉइस करेंगे। ऐसा कर सकते हैं। और इसमें और दिमाग हम लगा सकते हैं। वो दिमाग कैसे लगा सकते हैं, हमको पता है कि मधेपुरा में, सहरसा में, पूर्णिया में जो कॉलेज है यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर हम नवादा के कॉलेज को चॉइस कर ले, गया के कॉलेज में भी कंपटीशन रहता है, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, मतलब कि थोड़ा आउट एरिया के कॉलेज को हम चॉइस करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि कम रैंक ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी हमको कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन हम ये भी सुविधा देखेंगे कि क्या हम वहाँ पर कॉलेज करने के लिए जा सकते हैं, तभी ना हम वो कॉलेज चॉइस करेंगे। मान लीजिए हमको सरकारी कॉलेज अलॉट हो गया बहुत दूर का, 60 किलोमीटर का, हम रोज़ जो है कॉलेज करने तो नहीं जाएंगे, लेकिन कॉलेज तो आपको रेगुलर करना होगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो रेगुलर कॉलेज करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप वहाँ पर रह सकते हैं, रह करके कॉलेज कर सकते हैं, डिस्टेंस में है तो आप उस कॉलेज को ज़रूर चॉइस कीजिएगा। आपको जो है ज़्यादा चांस होगा कि कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो ये है तीसरा फैक्टर। इस तरीके से अगर आपका कैटेगरी से जो है मतलब कि इस रैंक से बाहर जा रहा है, 15,000, 4500, 3600, 5500 से बाहर जा रहा है रैंक, या कहे तो थोड़ा सा आसपास है, तो इस प्रक्रिया को चॉइस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर इससे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा रैंक है, मान लीजिए जनरल में आपका जो है 25,000 रैंक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का चांस थोड़ा कम है। अगर आपका जो है मान लीजिए कि ये जो है आपका BC कैटेगरी, अगर आप मान लीजिए कि इसमें 10,000 रैंक है, BC कैटेगरी में 10,000 रैंक है, तो आप कुछ को गवर्नमेंट कॉलेज को 1 नंबर 2 नंबर पर चॉइस कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि प्राइवेट कॉलेज 50% कम से कम रहे, या 60% भी चॉइस कर सकते हैं। जिसका रैंक थोड़ा बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं 30,000 40,000 है कैटेगरी में भी, तो ऐसे स्टूडेंट जो है प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेज को चॉइस कीजिए, आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये सारी जो है कह सकते हैं कारण है, या फिर कह सकते हैं ये सारे जो है फैक्टर है जो कॉलेज अलॉटमेंट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इस बात को आप सभी ध्यान में रखिए। मैं आशा करता हूँ जो एनालाइज करके हम आप सभी को बताने की प्रयास किए हैं, इस बात को आप ख्याल में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट में थोड़ा आसानी होगा, ज़्यादा चांस होगा कि आपको मिल सकता है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं और या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और बगल में जो घंटी है उसे भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इसके अलावा कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पर जो हम वीडियो बनाए हैं आप सभी के कमेंट पर ही बनाए हैं, क्योंकि आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आया हुआ है, तो उस कमेंट का रिप्लाई आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम दिए हैं, और जो भी आगे कमेंट आएगा हम उसका जो है रिप्लाई वीडियो के माध्यम से दे पाएंगे, क्योंकि समय के अभाव में हम सभी का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन सभी का जो है कमेंट जो है हम ज़रूर देखते हैं। तो कमेंट आप सभी ज़रूर कीजिए, उससे हमको जो है आइडिया मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।